नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार ने जो बम फेंका है, या कहिए जो अपनी ताकत दिखाई है, या कहिए कि अपना रौद्र रूप दिखाया है, उससे पूरा बिहार की राजनीति हिल गई। केवल एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन में भी, या और दूसरी पार्टियों की जो राजनीति है उसमें भी ऐसे वैसे हो गया है। अब मूल खबर ये है कि नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है और इस बात से वो बेहद नाराज हैं कि उनको साइड लाइन किया जा रहा है, साइड लाइन किया गया है। जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें नीतीश कुमार जी की पसंद को ध्यान में नहीं रखा गया। सोनबरसा और राजगीर जैसी सीट भी जो है बांट दी। राजगीर बिहार जो है का नालंदा जिला, उसका एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि वो शेड्यूल कास्ट सीट है, वो रिजर्व सीट है। बावजूद इसके राजगीर में नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जब नाराज होते हैं या कोई और बात होती है तो राजगीर चले जाते हैं, और राजगीर से जब वो कुछ बोलते हैं तो आकर के धमाका कर देते हैं। तो राजगीर गए तो नहीं इस बार, लेकिन राजगीर ने ही धमाका किया है। और जिस तरीके से बीजेपी ने 2020 के बाद 2020 में नीतीश जी के खिलाफ जिस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, मैं लगातार ये बोलता रहा हूं कि नीतीश कुमार बदला लेते हैं, नीतीश कुमार छोड़ेंगे नहीं, सही जगह ला करके उनको सही औकात बताएंगे। जो नीतीश कुमार ने किया है अभी 2 दिन पहले, या कहिए कल ही की बात है, कल परसों परसों, उससे सबकी सांस रुक गई। बीजेपी ने 71 सीटों को अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन जिन जिन सीटों पर नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरी है, उस पर बीजेपी ने छोड़ दिया कि ठीक है आप लड़िए, आप लड़िए, काम करिए। नीतीश कुमार को छेड़ने वाली मुद्रा में कोई नहीं, कोई बयान नहीं आ रहा है बीजेपी का उनके खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ। कोई ट्रोलर मीडिया कुछ नहीं कर पा रहा। और बात ये भी चली कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। हालांकि ये लगभग असत्य है। कोई सूत्र कहीं धारा करंट जा रहा हो वो दूसरी बात है, वो चूंकि स्वाभाविक। मैं बार बार कहता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को नीतीश कुमार के वोट बैंक पे कंसंट्रेट करना चाहिए। वो एक देश है जहां कांग्रेस को प्राण मिल सकता है, वो अति पिछड़े हो या कुर्मी कोरी वोट या महिलाएं हो। और ये भी मैं कहता रहा हूं कि जो जिस किस्म की राजनीति नीतीश कुमार करते रहे, सामाजिक न्याय की राजनीति, दलित वंचित पिछड़ों की राजनीति, समावेशी राजनीति, एवं वाइज समीकरण में कभी बिलीव नहीं किया। जो मुस्लिम यादव या किसी कास्ट वाइज जो समीकरण होता है, नीतीश कुमार ने कभी किसी कास्ट को लेकर के राजनीति नहीं की। भले उन पर आरोप लगता रहता है कि वो कुर्मी कोरी उनके बेस वोट बैंक, तो जात में पैदा लिए हैं तो जाहिर है बेस वोट वो होता है, लेकिन उस किस्म की राजनीति नहीं की। अब उनकी राजनीति में हमेशा वो समावेशी राजनीति की, सबको साथ लेकर के चलने वाली राजनीति की, और महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो उस किस्म की उन्होंने राजनीति की। सांप्रदायिक राजनीति को कभी हावी नहीं होने दिया। पूरे देश में लाठी लेकर के घूम रहे हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां वहां भी वो स्वयं सेवक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग पथ संचलन कर रहे हैं। बिहार में इस तरह के दृश्य नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार नहीं होने देना चाहते हैं ये सब, वहां शासन चलाना चाहते हैं। अब हर व्यक्ति के शासन के अच्छाई है, बुराई है, आलोचना है, तारीफ है। आप अगर पसंद करते हैं तो तारीफ करेंगे, आप नहीं पसंद करते हैं आलोचना करेंगे। मैं एक पत्रकार हूं तो मैं दोनों पहलू में देखता हूं, और मैं वो देखना चाहता हूं कि भाई आपने फाइनली बिहार को कहां लाके खड़ा किया, आपने बिहार में क्या किया, क्या नहीं किया, विजन कहां तक चला, विजन कहां नहीं चला। तो महिलाओं को लेकर के मैं अक्सर कहता हूं कि नीतीश कुमार ने बहुत कमाल काम किया है। और एक जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो एक पूरा परिवार पढ़ता है। तो महिलाओं को नौकरी देने का मतलब, मैं आज भी कहता हूँ कि कई बार मैं बोल चुका हूँ कि जब किसी महिला को नौकरी देते हैं तो 2 घर को नौकरी मिल जाती है एक साथ, एक मायका और एक ससुराल। पति की भी हेल्प होती है, क्योंकि स्त्री धन जो है
वो महिला खुद खर्च करेगी, उसके पास ये पावर आता है कि किसकी हेल्प करे। जैसे घर में एक लड़का, बड़ा भाई पढ़ता है, नौकरी करता है, तो अपने घर पे खर्च करता है, अपने भाइयों को, अपने बहनों को आगे बढ़ाने में मदद करता है, अपने पिता की हेल्प करता है। तो लड़की भी जब वो पढ़ती है, जॉब करती है, तो अपने पिता की हेल्प करती है, अपने भाई की मदद करती है, अपने पति की हेल्प करती है। तो उसको उन्होंने ध्यान रखा, और जब किसी समाज में महिलाएं आगे बढ़ती है तो समाज के कई लेयर टूटते हैं, जो जड़ता वाले लेयर होते हैं। वो चाहे दहेज प्रथा की बात हो, चाहे लड़कियों को पढ़ाने नहीं पढ़ाने की बात हो। आमतौर पे घरों में क्या होता है, लड़कियों के लिए था कि लड़की जब 16-17 साल की हो जाए, शादी कर दो, चिट्ठी पत्री भर लड़की पढ़ गई है, उसके आगे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इज्जत खराब हो जाएगी अगर कुछ हो गया तो। बिहार में इसको बड़ी सिरे से बदला है नीतीश कुमार ने, और उसके बड़े सुनियोजित तरीके से उन्होंने उस पर काम किया। वो 10th जब पास करती थी लड़की, तो 10,000 रुपया दिया उन्होंने फर्स्ट डिवीजन पास करने वाली लड़की को शुरुआत में। अब तो 15,000 दिया जाता है। 12वीं पास करने पे 25,000, ग्रेजुएशन करने पे 50,000, अब शायद 75,000 दिया जाता है। और जो मास्टर डिग्री लड़की लेगी वो 1 लाख रुपया। जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज में जो प्रीलिम्स करेगी उसको 25,000 रुपए। तो ये जो रुपए दिए, इसका बड़ा पॉजिटिव असर पड़ा बिहार में। फिर महिलाओं को 50% जो आरक्षण मिला, उसका बड़ा पॉजिटिव असर पड़ा बिहार में। 35% नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया, इसका बड़ा सकारात्मक असर पड़ा बिहार में। और नीतीश कुमार का यही वोट बैंक रहा। उसके अलावा एक और कहूं कि जिस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदियों का जो एक खड़ा किया वहां बिहार में, एक पूरा का पूरा नेटवर्क, उसने भी बहुत कुछ बदलाव लाया। शराबबंदी को लेकर के हम बात कर रहे थे वहां कि केरला में किस तरह से जो है शराब बेची जाती है, और लॉटरी, शराब और लॉटरी वहां राजस्व का बड़ा हिस्सा है जो उससे आता है। नीतीश कुमार ने उसको भी शराब को रोक दिया कि शराब हम नहीं बेचेंगे, हमको शराब का रेवेन्यू नहीं चाहिए। अब ये अलग बात है कि शराब जो है खुलेआम बिकती है या कैसे बिकती है, कितना उसका माफिया खड़ा हो गया, वो अलग खेल है। माफिया तो हर जगह खड़ा हो जाता है। लेकिन ये हुआ कि शराब पी करके जो गुंडागर्दी होती थी, सड़कों पे महिलाओं के साथ मारपीट होती थी, उसमें गिनने लायक या कहिए अंडरलाइन करने लायक परिवर्तन आया, और उससे महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। लड़कियां जो है वो आगे बढ़ी, 10th में या 12वीं में या ग्रेजुएशन में भी लड़कियों की पढ़ाई का परसेंटेज बढ़ा। ये सारे बदलाव आए। अब नीतीश कुमार की तबियत को लेकर के ढेर सारी बातें कही गई। नीतीश कुमार ने कुछ खुद ही उस तरह से चीजें प्रेजेंट किया, जिसमें इधर चले गए, आरजेडी के साथ चले गए, फिर छोड़ करके वापस बीजेपी के पास आ गए, बीजेपी से फिर आरजेडी के पास। तो उनकी जो एक छवि बना दी गई पलटू राम की, हालांकि मैं उसको पलटू राम की छवि नहीं मानता, मैं उसको बोलता हूँ कि सत्ता की राजनीति या राजनीति करना है। राजनीति में जब कोई आता है तो वो बैराग लेकर के नहीं आता है। सत्ता सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि सत्ता पे बैठ के ही अपने मन की चीजें कर सकते हैं। नीतीश कुमार के भीतर एक कुंठा हमेशा रही है, वो आज भी है, और वो कुंठा ये है कि उनको अपने दम पर कभी सत्ता नहीं मिली, इतना समर्थन नहीं मिला उनको कि अब उन अपने ही दम पर वो बिहार में सरकार चला पाए, और जो वो करना चाहते हैं वो सारी बातें कर पाए। क्योंकि जाहिर है, जब आप पार्टनरशिप में सरकार बनाते हो, गठबंधन होता है, तो दूसरों की बात भी चलती है, दूसरों की बात भी रखनी पड़ती है, और वो रही। कई सारी चीजें नीतीश कुमार करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। ये उनके मन में खलिश है इस बात की। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात का हमेशा ख्याल किया कि जो सांप्रदायिकता को लेकर के चीजें होती है वो नहीं। हालांकि वक्फ कानून को लेकर के, खासकर 2020 के बाद जो उनका रूप रहा, उसमें कई आरोप उन पर लगे। मुस्लिम टिकट, मुस्लिमों को दिया टिकट उन्होंने, और एक भी जीत करके नहीं आ पाए। वक्फ कानून पे जब चीजें डिस्कस हो रही थी, और नीतीश कुमार के जो नेता हैं, उनकी पार्टी के ललन सिंह जब संसद में बोल रहे थे, तो वो बोला उन्होंने जो बीजेपी की भाषा है, हम सब ने उसकी आलोचना की, उसको लेकर के मुस्लिम नाराज हुए। लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि शासन का जो अर्थ है वो शासन रहे। करप्शन के चार्जेस भी बहुत सारे हैं, मैं खुद बड़ा लगातार आपके सबके सामने कहता रहा हूं कि भयंकर करप्शन है। और लेकिन इसके बावजूद ये रहा कि एक सुरक्षा का माहौल हमेशा रहा बिहार में। ठीक है, ढाई
या 1 करोड़ लोग, पता नहीं कहाँ से डेटा लेके आते हैं। मैंने बहुत डेटा ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला कि कोई आधिकारिक डेटा हो कि कितने लाख लोग या कितने करोड़ लोग बिहार से बाहर रहते हैं, वो नहीं पता चला। लेकिन उनके परिवार बिहार में रहते हैं और अपने परिवार को छोड़ करके दिल्ली या बम्बई या केरल या तमिलनाडु या कहीं दूसरे प्रदेश जाते हैं, आसाम, तो वहाँ जो है परिवार उनका वहाँ है। और गाँव में मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर वो लोग पैसे भेजते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, घर बना रहे हैं। जिनका मिट्टी का घर था, वो ईंट के घर बना रहे हैं। तो ज़ाहिर है सुरक्षा वहाँ है, इस बात को लेकर के वो जो है तसल्ली उनको है कि यहाँ कोई नुकसान नहीं हो रहा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है। 20 साल से वो सत्ता में है, लेकिन उनके खिलाफ कोई आक्रोश खड़ा नहीं हो पाया है। उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि उन्होंने सबके साथ, सबके लिए काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने भले नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, लेकिन मुसलमानों के प्रति जिस तरह का उन्होंने भाव रखा, दलितों, पिछड़ों के प्रति जिस तरह का उन्होंने भाव रखा, उसको लेकर के हालांकि नीतीश कुमार पे भी आरोप लगता है कि उन्होंने जो है, जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी, वो 2020 के बाद भटका दी। और वो भटकाई ये थी कि ईडब्ल्यूएस तो लागू हो गया, लेकिन पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण नहीं बढ़ा। क्या उनको नहीं पता था कि ये कोर्ट में अटक जाएगा? क्या उन्होंने दबाव डाला बीजेपी सरकार पर कि नहीं आप इसको 9th शेड्यूल में शामिल कीजिए? नीतीश कुमार ने ये नहीं किया। इसको लेकर के लगातार ये बात होती रही। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो नीतीश कुमार ने जो मोर्चा खोला है, उस पर बीजेपी और चिराग पासवान दोनों चुप है। क्यों चुप है? नीतीश कुमार अभी उस पड़ाव पे आके खड़े हैं जहां उनको पता है कि अगर हम जीत के भी आएंगे तो संभव है कि हमको हटा दिया जाए। इसलिए एक तो वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किया जाए। दूसरा ये है कि वो जो आरजेडी की तरफ जो सड़क जाती थी, महागठबंधन की तरफ जो सड़क जाती थी, खास करके आरजेडी की तरफ, उस सड़क को चलते रहने देना चाहते हैं, क्योंकि फाइनली उनकी विरासत जो है वो उसी दिशा में ले जाती है, जिस दिशा में तेजस्वी खड़े, जिस दिशा में कांग्रेस खड़ी है। तो वो उधर उधर का रास्ता जो है ब्लॉक नहीं करना चाहते, इधर के रास्ते पे वो नहीं चलना चाहते हैं नीतीश कुमार। इसलिए भी बीजेपी को परेशानी है। बीजेपी को समझ में आ गया है कि 2020 में जो हमने किया उनके साथ, अब नीतीश कुमार इस मुद्रा में आ गए हैं कि तोड़ फोड़ कर दे सकते हैं। अब इसका एक जो मैंने हेडिंग लगाई, महागठबंधन का खिला चेहरा, हमारे एक साथी पूछ रहे थे कि ये महागठबंधन का चेहरा कैसे खिल। देखिए ये जो झगड़ा चल रहा है, अभी क्या होगा, अभी तो 17 तारीख को, आज 15 तारीख हो गई, 17 तारीख को आखिरी डेट है, तो आज से कल तक में सारा फैसला हो जाएगा। नीतीश कुमार की बात चलेगी और ये लोग जहां कैसे सीट एडजस्ट करेगी वो बीजेपी का अपना सोचना है। बीजेपी चुप है क्योंकि बीजेपी चाहती है किसी तरह ये चुनाव हो। नीतीश कुमार अगर इधर से उधर चले जाते हैं तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, ये बीजेपी को पता है, इसलिए वो चुप्पी साधे हुए हैं। चिराग पासवान को भी कुछ कहा गया होगा या कहा जा रहा होगा कि हम आपको अपनी सीट देंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की सीट पे बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। अब चिराग पासवान के साथ क्या सलूक किया जाएगा, क्या डीलिंग चल रही है, ये मुझे अभी नहीं पता, आगे आने वाले समय में बताऊंगा। लेकिन ये जो चिराग है, जो हनुमान बने फिर रहे थे, हनुमान जी को ये समझ में आ गया कि सर्वशक्तिमान वो नहीं, वो पहाड़ उठा करके नहीं चल सकते। उनको लग रहा था कि वो जो है बीजेपी का भावी लीडर वही, नीतीश कुमार की जगह वही लेंगे, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा या उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा या बिहार का जो भी निर्णय होगा उसमें चिराग पासवान जो है शामिल होंगे। लेकिन शायद वो अपने पिता की भूमिका को नहीं याद रख पाए। उनके वोट बैंक सीमित। रामविलास पासवान ने बहुत काम किया था और दूसरी जातियों के लिए भी काम किया, सबके लिए काम किया, बावजूद इसके वो पासवान वोट तक सिमट के रह गए। चिराग पासवान का तो कहीं रोल ही नहीं जमीन। वो जो बड़े नेताओं के बीच घिरे हैं और 4 सीट उन्होंने घोषणा भी की है, 4 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट दिए भी हैं। वो 4 सीट के कैंडिडेट के बाद जो 29 सीट पर चुनाव लड़ना था उस पर अभी वो चुप है। वो क्यों है चुप? क्योंकि उनको लग रहा है कि जोर का झटका लगा है। और इससे ये होगा, महागठबंधन का जो चेहरा खिला है वो इसलिए खिला है कि जो मैं बहुत पहले से कह रहा था कि अब किसी भी चैनल पे आपने मुझे सुना होगा, द नागरिक पे तो मैं बोलता ही रहता हूँ, डीवी लाइव पे सुना होगा, 4 PM पे सुना होगा, द पब्लिक इंडिया पे सुना होगा, या मयूर भाई पे सुना होगा, या संजीव भाई के चैनल पे सुना होगा, या और जहां कहीं मैं जाता हूँ।
कि नीतीश कुमार आखिर आखिर में उनकी जो एक टिपिकल आदत है कि मेरा खेल अगर नहीं बनेगा तो मैं किसी का खेल नहीं बनने दूंगा, मैं खेल बिगाड़ दूंगा, ये नीतीश कुमार का खास रहता है। नीतीश कुमार को पिछले 5 सालों में बहुत कुछ झेलना पड़ा है। वो जो टीस है 43 सीट पर आ जाने की, वो टीस बड़ी गहरी टीस है, और बड़ी गहरी टीस जो है बड़ा गहरा हमला भी करवाती है। नीतीश जी में कुंठा भी है, जो मैंने शुरुआत में कहा। तो कुंठा और टीस जब जुड़ जाता है तो फिर वो दूसरा रूप ले लेता है। और इस चुनाव में नीतीश कुमार उसी निर्णायक स्थिति में पहुंचे हुए हैं कि उनको करना क्या है, नीतीश जी को क्या करना है, ये नीतीश जी तय कर चुके हैं। भीतरघात है, और अगर फिर से गठबंधन एनडीए एक भी हो जाता है तो भीतरघात की राजनीति चलेगी। और भीतरघात में कौन कहाँ पीटा जाएगा, कौन कहाँ हारेगा, बीजेपी को क्या नुकसान होगा, जेडीयू को क्या नुकसान होगा, और किसको क्या नुकसान होगा, वो नीतीश कुमार इसकी परवाह अभी नहीं कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के पास प्रशासन है, नीतीश कुमार के पास वो वोट बैंक है, नीतीश कुमार के पास उस तरह की समझ है कैसे वोट को हासिल किया जाता है। और अगर वो आरजेडी के साथ फ्रेंडली फाइट हो जाएगा ना तो खेल बदल जाएगा। अब देख लीजिए प्रशांत, एक और घटना बता, प्रशांत किशोर जो कल तक नाच रहे थे, कह रहे थे कि हम जो है राघोपुर से लड़ेंगे, कि कहां से लड़ेंगे, चिराग तेजस्वी को हरा देंगे, अब उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। और वहां दूसरा कैंडिडेट उन्होंने दिया है, एक नाम है उसका, चंचल सिंह को उतारा राघोपुर से। आज जो है तेजस्वी राघोपुर से नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। तो क्यों भाग गए प्रशांत किशोर, क्या समझ में आया प्रशांत किशोर को? वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, वो चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, वो बना रहे थे। बीजेपी को औकात समझ में आ गया। बीजेपी जो बढ़ा रहा था प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर भी एक कारण है उसके, उस इस नीतीश कुमार के हमले के। तो वो उनको समझ में आ गया है कि क्या होने वाला है। बहरहाल अभी बहुत सारी चीजें होने वाली है, और मैं कल भी जैसे कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ा इसलिए मैंने बनाया नहीं कोई वीडियो। आज कुछ और घटनाक्रम बदलेगा, कुछ होगा तो मैं बनाऊंगा उस पर। तो हमारे साथ और जो साथी हैं, मैं उनकी बातों को लेता हूँ। और एक बात समझ लीजिए कि बिहार में हौच पौच हो गया है। क्या होगा ये भी बताना बड़ा मुश्किल काम है। जो कल तक कहा जा रहा था कि ये बढ़ जाएंगे या ये इनकी बढ़त है, उनकी बढ़त है, सर्वे सारा फ्लॉप हो गया। अमित शाह जी को नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, सारी चाणक्य बुद्धि गुम कर दी। जो मैंने लिखा है ना कि सबकी हीरोगिरी झाड़ दी है नीतीश कुमार ने, वो चिराग पासवान जो चला रहे थे उनको गुम हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। मांझी जी इसीलिए कह रहे हैं 2 सीट चिराग पासवान की मांझी ने छीन ली, कहा कि हम भी वहां कैंडिडेट खड़ा करें, संभालो। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब कहीं समझौता तो होगा। नीतीश कुमार का गुस्सा आया तो नीतीश कुमार शांत हुए तो कैसे भी होंगे, कुछ तो किया जाएगा। बीजेपी ने अभी तक लिया है कि बैक सीट पकड़ा हुआ है, चुपचाप ऐसे करके बैठ गए। अब उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए दौड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने का मतलब समझ रहे हैं? जिस उपेंद्र कुशवाहा को वैल्यू नहीं दे रहे थे, उस उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए दौड़ रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि कुशवाहा वोट चला जाएगा। तो जो बीजेपी वोट जोड़ा करती थी, इसका इसका उसका इसका किसका वोट, वो वोट जो है कैसे संभल के रहे, यही समझ में नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ा खेला हो गया बीजेपी के साथ बिहार में। और इसका फायदा जो है निश्चित तौर पर महागठबंधन को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है 70 सीट पर लड़ेंगे और कई सारी चीजें चल रही है, उसके पीछे भी अलग किस्म की एक राजनीति है। और वो राजनीति है, देखिए बिहार में जो पिछले कुछ समय से हुआ है, मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा खेल है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के हमेशा लगता रहा कि ये आरजेडी के साथ मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि वो लग रहा है मुसलमानों को कि जब तक दिल्ली में सत्ता नहीं बदलेगी तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है, मुसलमानों के पक्ष की बात नहीं हो सकती, मुसलमान इसी तरह से शिकार बनते रहेंगे। तो कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव हुआ है। लेकिन अब ये जो कांग्रेस के नेता है, जो हवाई नेता, उनको लग रहा है कि अब तो सब बदल दिया, तेजस्वी के साथ कोई नहीं है, राहुल जी जो कहेंगे वही हो जाएगा। नहीं होगा। बिहार में मुसलमान, बिहार में सत्ता लाने की जो बात है, तो अभी भी उनको लगता है कि आरजेडी इंपॉर्टेंट है। आरजेडी और कांग्रेस को अगर चुनना होगा बिहार में मुस्लिमों को, तो आरजेडी को चुनेंगे। ये आरोप भले लगता रहता है कि 17% वोट है, इतने साल शासन किया, इतने साल चिराग पासवान, ये
तेजस्वी की जो स्थिति है मुसलमानों की वजह से भी है, लालू यादव की पूरी राजनीति मुसलमानों की वजह से है, लेकिन मुसलमानों को उसका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। हालांकि इस बार शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है, वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। उसके अलावा ये चर्चा मैंने भी कई बार उठाया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्यों नहीं बिठाते हो मुस्लिम नेता को, और चिराग ये तेजस्वी ने मुस्लिम नेताओं को बिठाना शुरू किया। मुसलमानों को भागीदारी तो देनी पड़ेगी, आप पे आरोप लगता है तो लगे कि आप मुस्लिम परस्त हो, लगे, लेकिन आपको जो आपके साथ खड़े हैं उनको तो भागीदारी देनी पड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी में उनकी कास्ट, उनके जो मुस्लिम एक मुसलमान नहीं जीत पाया जो कैंडिडेट दिए उन्होंने, लेकिन जमा खान को लेकर के आए कहीं से, और जमा खान को उन्होंने मंत्री बनाया। तो ये एक कोशिश होती है, लेकिन ये जो पूरा जो हौच पौच किया है ना नीतीश कुमार, इसको नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। और ये हौच पौच में होता क्या है, जब हौच पौच होता है ना, तो जिसकी अपनी ताकत है उसी के हाथ सिक्का आता है, जिसकी अपनी ताकत नहीं है, जो दूसरे के कंधे पे चढ़ के मेला देखने गया है, वो नीचे गिरा रहता है जमीन पे। बीजेपी के लिए दिक्कत की बात ये है, और बीजेपी से ज्यादा दिक्कत की बात जो है चिराग पासवान के लिए। 2020 के चुनाव में एक जीत करके आए थे, वो एक भी रहे नहीं, कहाँ चले गए। तो चिराग पासवान की राजनीति सबसे ज्यादा निशाने पर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।